बीटेक यानी इंजीनियरिंग आज के टाइम में लिस्ट इंटरेस्ट कोर्स होते जा रहा है। और हो भी क्यों ना, स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कोर्स में स्किल्स पे ना काम करके सिर्फ डिग्री पूरा करने पे फोकस करते हैं। और यही रीजन है कि वो प्लेसमेंट में या तो अपीयर ही नहीं होते हैं, और अगर होते भी हैं तो लो कॉन्फिडेंस और लो स्किल की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ही के डिमांड पे आज के वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूं, जिससे आपको प्लेसमेंट प्रिपरेशन में काफी मदद मिलेगी। वैसे तो ये वीडियो मैं इंग्लिश में ही बनाता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन मेजोरिटी स्टूडेंट्स की पॉइंट समझ नहीं पाते, मोटिव समझ नहीं पाते, इसलिए मैं इस वीडियो को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिक्स करके बनाता हूं, यानी इंग्लिश में बनाता हूं। अब सवाल ये है कि ये वीडियो आपको क्यों देखना चाहिए। आप इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए। अगर आप इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और आप कैंपस प्लेसमेंट में अपीयर होने वाले हैं, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि मैं जिस इंटरव्यू में अपीयर होऊंगा उसमें इंटरव्यूअर मुझसे पूछेगा क्या। आपके मन में हमेशा ये ख्याल आता है कि काश कोई मुझे उन सवालों के बारे में पहले से बता देता, मुझे हिंट देता, ताकि मैं उसका प्रिपरेशन पहले से ही कर लेता। अगर ऐसा होता तो फिर मेरी सिलेक्शन गारंटेड होती। ये वीडियो देखना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसा ही इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, यानी आपको मिलने वाला है कि इंटरव्यू लेते समय इंटरव्यूअर के दिमाग में कौन कौन से सवाल होते हैं, ऐसे कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रख के वो किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट करता है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ यूजफुल भी है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस वीडियो में कुछ भी स्किप नहीं हो। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए अमृत के समान है, और अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझकर आज से ही सही प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आप इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर अपने जॉब का टेंशन खत्म कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में जितनी सारी पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो सभी आपको पसंद आएंगे। तो मैं अगर कंक्लूड करूं तो हम प्लेसमेंट के टाइम में इंटरव्यूअर मुख्य रूप से क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या इवेल्युएट करते हैं, जिससे ग्रुप में कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते हैं और कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं। और सबसे आश्चर्यजनक तो तब होता है जब एक एवरेज स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता, जिसके बारे में हर कोई श्योर था कि वो सिलेक्टेड होगा, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाता। फिर समझ में ही नहीं आता कि इंटरव्यूअर ऐसा क्या देखता है जिससे वो टॉपर को सिलेक्ट नहीं करके एवरेज स्टूडेंट को भी सिलेक्ट कर लेता है। तो चलिए उन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट जो इंटरव्यूअर सोच के आता है, डज दिस कैंडिडेट हैव द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स एज पर द जॉब रिक्वायरमेंट। मीन्स वो जानना चाहते हैं कि आपके पास उस फील्ड का नॉलेज या कोई ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है जिसके लिए कंपनी आपको हायर करने के लिए आई है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर, इसको चेक करने के लिए इंटरव्यूअर ऐसा वो क्या पूछता है या क्या देखता है जिससे वो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लेता है। यकीन मानिए इसका जवाब सुन के आप चौंक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वही चीज है जिसपे कभी आपने फोकस ही नहीं किया, और वो है आपके बीटेक के टाइम का प्रोजेक्ट। इसलिए हर स्टूडेंट को प्रोजेक्ट वही और उसी फील्ड के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए जिस ड्रीम सेक्टर पे वो काम करना चाहता है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, मुझे उम्मीद है आप देखे होंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक कार्ड में भी फ्लैश हो रहा है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इंटरव्यूअर आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस इसलिए करते हैं कि वो चेक करना चाहते हैं कि आपके स्किल सेट्स का आउटकम क्या है और लेबल क्या है, क्योंकि प्रोजेक्ट एक फॉर्मेलिटी नहीं होता, बल्कि आपके 4 साल के नॉलेज का रिफ्लेक्शन होता है, आपके 4 साल के सीखे हुए स्किल्स का आउटकम्स होता है। आप इस बात को याद रखिए कि सिर्फ आपको एक अच्छी जॉब की जरूरत नहीं है, बल्कि एक कंपनी या इंटरव्यूअर को भी एक अच्छे कैंडिडेट की जरूरत होती है। यानी सिर्फ आप टेंशन में नहीं होते, आपके साथ साथ वो भी टेंशन में होते हैं कि मैं जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा हूं क्या उसके पास वो स्किल सेट्स हैं जिससे हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा। उनको टेंशन होता है अगर उनका सिलेक्टेड स्टूडेंट परफॉर्म नहीं किया तो फिर ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्शन करने से फायदा ही क्या। तो अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसको ध्यान में रख के एक इंटरव्यूअर एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है, और वो है कंसिस्टेंसी। कैन दिस कैंडिडेट कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट इफ सेलेक्टेड।
अब उनके लिए भी एक चैलेंजिंग है कि क्या मैं जिस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये कंसिस्टेंटली हमारे कंपनी में परफॉर्म कर पाएगा, क्या ये रिजल्ट दे पाएगा। अब आपके मन में भी एक मिस्ट्री होगा कि सर, इंटरव्यूअर हमारी कंसिस्टेंसी को 10 मिनट में कैसे चेक कर लेता है, वो कैसे डिसाइड कर लेता है कि मैं कंसिस्टेंट परफॉर्म कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। फिर से मेरा जवाब सुन के आप चौंक जाएंगे। डियर, आपको चेक करने के लिए उसको आपके साथ रहने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे इंजीनियरिंग कैरिकुलम में एक प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। यानी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कराती है, वो एग्जाम का स्कोर कार्ड ही अपने आप में रिफ्लेक्शन है कि आप कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो। अगर आप टॉपर हो तो क्या सिर्फ एक सेमेस्टर में बरसाती मेढक की तरह टॉप कर गए, या फिर आप लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आए हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो क्या हर बार आप सेम स्कोर ग्रेड करते हो। अगर आपका पॉजिटिव ग्रोथ है, मींस आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, भले ही आप मीडियोकर या एवरेज क्यों ना हो। अगर आप एक दो सेमेस्टर में टॉप करो, किसी सेमेस्टर में फेल करो, तो ऐसे स्टूडेंट को हम कंसिस्टेंट नहीं मानेंगे और ऐसा प्री अज्यूम कर लेंगे कि इस स्टूडेंट के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हो सकता है ये परफॉर्म नहीं कर पाए। इसीलिए आपके टीचर जो आपको हर बार क्लास में समझाते हैं कि आप सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस करिए, क्योंकि सिर्फ वो एग्जाम नहीं है बल्कि आपके एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी का रिफ्लेक्शन भी है। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इंटरव्यूअर के माइंड में होता है आपको सेलेक्ट करते समय। इंटरव्यूअर ये सोचता है कि क्या ये कैंडिडेट इस प्रोफाइल या पोजीशन के लिए फिट है जिसके लिए मैं उसको सेलेक्ट करने आया हूं। और इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए वो आपके सीवी के स्किल्स और डिजायर्ड स्किल्स को मैच करते हैं। अगर वो मैच होता है तो वो आपके अंदर इंटरेस्ट दिखाएंगे, अगर मैच नहीं होता तो आप उनके किसी काम के नहीं हैं, भले आप टॉपर ही क्यों ना हो। इसलिए आप हमेशा एक ही सीवी हर कंपनी के इंटरव्यू में ना भेजें। मेजोरिटी स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है कि वो पूरे एक साल के प्लेसमेंट प्रोग्राम में एक ही सीवी बनाता है और हर इंटरव्यू में वो एक ही सीवी को भेजता है। अब आप ही बताइए कि उस सीवी में आपके स्किल्स लिमिटेड है। हो सकता है किसी खास कंपनी में किसी स्पेशल स्किल की जरूरत हो जो आपके अंदर तो है, लेकिन आपने उस पर फोकस और मेंशन ही नहीं किया क्योंकि आपको पता ही नहीं है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जब भी आप इंटरव्यू में बैठने जा रहे हैं, जब भी आप सीवी अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी के प्रोफाइल को पहले रीड करिए, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में वर्क को रीड कीजिए, आप जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड कीजिए और देखिए कि डिजायर्ड स्किल्स कौन कौन से हैं और आपके पास कौन कौन से स्किल्स हैं। फिर रिज्यूम को अपडेट करके भेजिए। यकीन मानिए, आज के टाइम में अपने आप को स्किल्ड करना, अपडेट करना, सर्टिफाइड होना बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अब तो हजारों ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको ऑलरेडी ये सारी अपॉर्चुनिटीज देते हैं। तो आप एक ही सीवी को ब्रह्मास्त्र की तरह हर प्लेसमेंट में नहीं भेजेंगे। कौन कौन से स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, उन स्किल्स के लिए कौन कौन से सर्टिफिकेशन कोर्स हमें करने पड़ते हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार आप उसको जरूर देखें। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो इंटरव्यूअर के मन में होता है एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करते समय। और क्वेश्चन वो सोचता है, विल दिस कैंडिडेट गेट वेल विद द टीम एंड द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर ही और सी ज्वाइन। मींस कैंडिडेट एक टीम प्लेयर है कि इंडिविजुअल प्लेयर। टीम प्लेयर और इंडिविजुअल प्लेयर दोनों का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन है, दोनों का अपना अपना इंपोर्टेंस है। कहीं टीम प्लेयर की ज्यादा जरूरत है, कहीं इंडिविजुअल प्लेयर की ज्यादा जरूरत है। तो इस टीम प्लेयर और इंडिविजुअल प्लेयर के लिए मुझे एक लाइन याद आ रहा है कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट then walk alone, and if you want to walk far then walk together। मीन्स अगर आप बहुत तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ चलिए, क्योंकि वहां साथ की जरूरत पड़ती है। दुनिया को लीडर चाहिए, पर हर लीडर पहले इंडिविजुअल परफॉर्मर होता है। तो इंडिविजुअल परफॉर्मर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मर बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। इसीलिए कोशिश करिए कि आप परफॉर्म इंडिविजुअल की तरह करिए, लेकिन काम हमेशा टीम के साथ करिए, क्योंकि टीम बिल्डिंग एक आर्ट है। जिसके पास टीम स्पिरिट है उसकी जरूरत दुनिया को ज्यादा है, क्योंकि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, वहां एक टीम की जरूरत पड़ेगी। आप चाह के भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने कहावत तो सुनी होगी, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आप बहुत अच्छे इंडिविजुअल परफॉर्मर हैं, पर अगर आप टीम में परफॉर्म नहीं कर सकते तो आपका वो आर्ट, आपका वो स्किल किसी काम का नहीं है। इसलिए इंटरव्यूअर चेक करता है
कि आप टीम प्लेयर हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मर हैं। अब आपके मन में आएगा कि इसके लिए वो इंटरव्यूअर चेक क्या करता है आपके सीवी में, ताकि मैं पहले ही मेंशन कर दूं। वो चेक करता है कि आपके टेक्निकल प्रोजेक्ट में कितने मेंबर थे, आपने अकेले काम किया या फिर आपके साथ एक टीम थी, और अगर टीम थी तो आपने टीम में कौन सा रोल प्ले किया। इसलिए स्टूडेंट, आप इन सभी बातों को ध्यान रखें, और अगर ऐसा कुछ नहीं है आपके पास तो अभी भी समय है, आप कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे आप इन चीजों को रिज्यूम में अपडेट कर सकें। जैसे आपके कॉलेज में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता होगा, आप वहां अपने आप को चांस दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, वहां एक टीम प्लेयर की भूमिका निभाए, वहां एक टीम लीडर की भूमिका निभाए, सर्टिफाइड हो, और इन चीजों को, इन स्किल्स को आप अपने रिज्यूम में अपडेट कीजिए। इसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट मिलेगा। तो चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो एक इंटरव्यूअर अपने कैंडिडेट के अंदर देखता है, और वो है, डज दिस कैंडिडेट possesses द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब टू बी डन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिससे आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है, क्योंकि अपने बात को आप कितने प्रभावी ढंग से दूसरों के सामने रखते हैं, कितना इंप्रेसिव तरीके से आप उसको कन्विंस कर पाते हैं, ये आपके कंटेंट और डिलीवरी में कितना फायर है। अगर ये है तो यकीन मानिए आप अपना काम आसानी से किसी से भी करवा सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन सबसे बड़ा टूल होता है अपने काम को करवाने का, और इस क्वालिटी को चेक करने के लिए वो ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट तो सिर्फ इसी इंतजार में रहते हैं कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला बोलने का, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। कुछ स्टूडेंट तो यही सोच के कुछ भी बोलते रहते हैं कि सुनने वाला कौन है, इतनी भीड़ में, इतने बच्चों के बीच में कैसे पता है कि कौन क्या बोल रहा है। और यही आपका भ्रम है। आप भूलिए मत, जिसको आपकी जरूरत है उसकी आंखें आप पर हैं, आपको ढूंढ रही है। जैसे कोयले के खदान में से हीरे को ढूंढा जाता है, वैसे उस झुंड में से आपको भी ढूंढ लेगा। तो आप ग्रुप डिस्कशन में हमेशा क्वालिटी कंटेंट पे बात कीजिए, पूरी फोकस के साथ बात कीजिए। आप इस तरीके से अपने पॉइंट को रखिए कि सामने वाला न चाहने पे भी सुनने को मजबूर हो जाए। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक ग्रुप डिस्कशन आपके कम्युनिकेशन और लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, और अगर आपकी इजाजत है तो मैं एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूं, और आपकी इजाजत है कि नहीं वो मैं आपके लाइक, शेयर और कमेंट से समझूंगा। तो चलिए एक और पॉइंट जिसको मैं बिना कहे रोक नहीं पा रहा हूं, उसको ऐड करके इस वीडियो को एंड करता हूं। और ये पॉइंट एक इंटरव्यूअर के पैनल के लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है एक अच्छे कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए। और एक इंटरव्यूअर सोचता है, डज दिस कैंडिडेट हैव अ पोटेंशियल फॉर फ्यूचर ग्रोथ इन आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। मीन्स वो चेक करता है कि वो जिस कैंडिडेट को सेलेक्ट कर रहा है, क्या उसके जाने से उसका ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। उस कैंडिडेट के अंदर, जिसको वो सेलेक्ट कर रहा है, उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े किसी भी एम्प्लॉय का ग्रोथ तभी होगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप सुंदर पिचई के बारे में जानते होंगे। सुंदर पिचाई के आने से पहले गूगल और आज के गूगल में कितना डिफरेंस है। गूगल क्रोम उनकी देन है, गूगल इमेज सर्च उनकी देन है, गूगल मैप पे आप जो इतनी आसानी से इतना एक्यूरेट डाटा एनालाइज कर लेते हैं, ये भी उन्हीं की देन है। तो ऐसे कितनी सारी चीजें हैं जो उनके आने के बाद ऐड हुई। गूगल वॉइस सर्च, गूगल असिस्टेंट, ये सारी चीजें गूगल को एक नए लेवल पे लेके गई, और इससे सिर्फ गूगल को ही फायदा नहीं हुआ, बल्कि सुंदर पिचई की सैलरी आप अच्छे से जानते होंगे कितनी है, और नहीं जानते तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो इंटरव्यूअर ये जरूर चेक करता है कि आप कौन सा रोल प्ले करेंगे, और उस रोल को प्ले करने से कंपनी का ग्रोथ कौन सा होगा। तो डियर स्टूडेंट, कोशिश कीजिए कि जब भी आप किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे, आप कंपनी का A to Z प्रोफाइल एनालिसिस पहले कर लें। सब चीज गूगल पे अवेलेबल है। अब प्रोफाइल एनालिसिस करते समय आप ये जरूर देखें कि आपकी कंपनी के पिछले 5 साल में परफॉर्मेंस कैसा है, किस सेक्टर में उसका ग्रोथ है, और उस सेक्टर से रिलेटेड ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप परफेक्ट हैं या फिर आप करना चाहते हैं, और उसी के रिलेटेड चीजों को ये सीवी में मेंशन करें, और उन सब पॉइंट्स को ही आप अपने सीवी में मेंशन करें, और इंटरव्यू के टाइम में आप उसको इंटरव्यूअर से डिस्कस करें। वैसे तो मेरे पास और भी बहुत सारे पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, लेकिन वीडियो का लेंथ काफी ज्यादा हो गया, इस वीडियो को यही एंड करता हूं।
मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इन सभी पॉइंट को एक एक करके समझे होंगे। आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, फोकस कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, रीचेक कीजिए, रिज्यूम को देखिए, अपने सीवी को फिर से अपडेट करिए, उन स्किल्स पे काम करिए जिसकी जरूरत है और जो आपके ड्रीम सेक्टर के कंपनीज का डिमांड है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने ऐसा किया तो 100% सिलेक्शन कंफर्म है, कहीं कोई डाउट नहीं है। आज आपने एक इंटरव्यूअर यानी एचआर के मन की बात जान ली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।